अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पहले दिन से इस बात की एडवोकेसी कर रहे हैं कि तमाम मामलात बैठकर बातचीत से हल होने चाहिए, आज भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, चेयरमैन सेनेट और एक्टिंग प्रेसिडेंट, उन्होंने आज भी यही कहा और इस पे उन्होंने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई हमें बता दे कि वो बात किससे करना चाहते हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। और फिर मुझे याद पड़ता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक दिन एक बात की थी कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब भी एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी और मुज़ाकरात के लिए भी, जिसका मुझे याद है कि फवाद चौधरी साहब ने भी खैर मकदम किया कि हाँ वाकई मियां नवाज शरीफ साहब एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन पीटीआई की जानिब से जो शराइत हैं शायद वो बहुत सख्त हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि भाई मैंडेट वापस हो, लोगों को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, और इनमें से कोई चीज़ भी एज सच किसी भी हुकूमत के शख्सियत के पास नहीं है। ये मामलात अदालती हैं और अदालतें ही फैसला कर सकती हैं कि किसका मैंडेट चोरी हुआ। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, उनके जजेस लगने, हाँ इस बात पे जोर दें कि फौरी तौर पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के जजेस लगने चाहिए और इंटेग्रिटी वाले लगने चाहिए, ताकि जो भी वो फैसले करें वो तमाम जो फरीकैन हैं उनको कबूल हों। लेकिन ये कहना कि जी रिहाई केसेस हैं, चाहे वो गलत हैं या ठीक हैं, लेकिन वो अब अदालतों में हैं, अदालतें ही फैसला करेंगी। लेकिन जब एक माहौल बनने जाता है तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो कैपिटल में मेन सेक्रेटेरिएट है उसको तजावुजात उसकी गिराने की बात आ जाती है, सील कर दिया जाता है। अगर तजावुजात थी यकीनन उनको गिराना बनता था, लेकिन सील करना कि शायद उसके उन्होंने परमिशन नहीं ली हुई थी, एक फ्लोर बन गया, वो भी एक। तो एक टेम्परेचर को कूल डाउन करने की जरूरत होती है जब आप किसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह शुरू हो जाए मामला कि रऊफ हसन के ऊपर चंद ट्रांसजेंडर जो हैं वो ब्लेड लेकर अटैक कर दें और उसके बाद वो पकड़े ना जाएं, हम ये नहीं कहते कि किसी ने जानबूझकर उनके ऊपर हमला करवाया, लेकिन ये भी बहुत से अहम इन सवालात हैं, इन पर भी बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद शराइत पे शराइत रख रहे हैं कि जी गारंटीज़ मांग रहे हैं कि जनाब यकीन दहानी कराई जाए कि हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जो तहरीक होगी उसमें नरमी नहीं आएगी। अब ये भी एक अजीब बात है, हालांकि वो शुरू करना है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं शौकत महमूद बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यंग लीडर, वो हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। बसरा साहब मुझे ये बताएं कि एक तो ये क्या ग्रैंड डायलॉग जो है वो, अगर इजाजत दें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गुफ्तगू मैं सुनवा देता हूँ, सुनवाएं जी जरा। हम मुज़ाकरात के हक में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर। जी बसरा साहब, ज़मीर हैदर साहब, गुजारिश ये है कि सियासी जमात जो होती है वो कभी भी डायलॉग से नहीं भागती, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके लीडर इमरान खान के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद तारीख में इतना जबर जुल्म किसी मार्शल में नहीं हुआ। मैंने ज़िया का मार्शल भी देखा है कि आपने पूरी पार्टी तोड़ दी, आपने निशान छीन लिया, खान साहब पर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया, आपने कहा साड़ी गल होगी, साड़ी गल। इमरान खान की हिस्ट्री आपने ट्विटर बंद कर दिया, आपने ट्विटर बंद कर दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने टेलीफोन बंद कर दी। इसके बावजूद लोगों ने इतना ज़्यादा वोट डाला। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मेरा हल्का साउथ पंजाब का आखिरी ज़िला है बावल नगर, हरुणाबाद फैसलाबाद मेरे सुप्रीम कोर्ट से कागज़ बहाल होते हैं। 8 दिन मुझे एक दिन कैंपेन नहीं करने दी गई, लोगों ने मुझे 1 लाख से ज़्यादा वोट दिया। तीसरे नंबर पे नून लीग का आदमी था इजाजुल्लाह, उसको जितवा दिया गया, नोटिफिकेशन कर दिया गया। अब डायलॉग किससे करें? ये जो तीनों जमातें हैं यही तो बेनिफिशियरी हैं इस पूरे निज़ाम की। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया है, जिसके मतलब ये कहा जाता था कि मियां नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा, मुझे बताइए हमारा चैलेंज कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला हल्का खोल दें। उनके खुद जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हमारी चिड़ बन गई है कि जब हम कोई और बात करते हो कहते खोलिए हल्का नवाज शरीफ वाला। तो हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि हम उनसे जो ये वो डमीज़ हैं, ये पपेट्स हैं जिनको बिठाया गया, मुसल्लत किया गया है, अगर तो उनके पास इख्तियार है
तो सबसे पहले हमने दो बातें कही हैं। चले हम इवन एक बात भी कही है कि अगर आप हमारी सीटों की वजह से कोई वजीर आजम बन गया 17 सीटों वाला, कोई 24 सीटों वाला सदर बन गया, बताइए हम किनसे डायलॉग करें। और फिर आप लोगों ने अभी जो माहौल, अब आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, क्या माहौल है ये 9 मई आपने एक बात उस पे तो आ गए, लेकिन उससे पहले भी मैंने एक बात की थी कि ये जो तमाम जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उनके लिए अदालतें हैं। अच्छा, अब अदालतों में अब ये गलत हुआ, आप किसी को कह दें कि जी वो हार गए थे, लेकिन प्रूफ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, उसके बाद बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ज़मीर हैदर साहब। यहाँ पे पतन को ले लें, फाफन को ले लें, पिलडैट, किसी को ले लें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 1971 से सबसे बड़ी धांधली पाकिस्तान की तारीख में अब हुई है। उस वक्त भी कहा जाता था मुजीबुर रहमान के साथ कौन है, हालांकि 181 सीटें थी मुजीबुर रहमान के पास, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के पास 60 सीटें थी। फिर एंड रिजल्ट क्या हुआ? अभी भी हम ये कहते हैं, आप कहते हैं अदालतों में जाएं। अभी जो आपने मियां नवाज शरीफ की बात कही है कि वो कहते हैं कि हम रिहा करवा सकते हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, फिर ये अगर इसका मतलब मान रहे हैं कि सारे मुकदमे झूठे हैं, हमें तो रिहाई नहीं चाहिए। माहौल नहीं माहौल, अगर तो मुकदमे सच्चे हैं, हम अदालतों में फेस कर रहे हैं ना, अच्छा चलो सब छोड़ दें। ज़मीर हैदर साहब, आज जजेस गैर महफूज हैं, आज सियासी कारकुन गैर महफूज हैं, और आज अभी सिंध के अंदर आपका एक साफ़ी है, उसको कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पे जो इस निज़ाम को एक्सपोज करेगा, जो बताएगा कि ये सब जालसाजी, फ्रॉड, झूठ हुआ है, आपको धान दौस दांतली और बंदूक के जरिए चुप करवाया जाएगा। आप देखें ना, मैं पे कह रहा हूँ, ये जजेस जो हैं आज उनके खिलाफ किसने नहीं, तो शरायत वही है कि जी मैंडेट की वापसी, कैदियों की रिहाई का मुतालबा मान लिया जाए। अगर ये सब कुछ होया तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत नहीं रहती। नहीं सर, नहीं, गुजारिश सुने ना हमारी, हमने मजम्मत की, हमें अब बताया कि 120 लोग मौजूद हैं। कभी मुलजम और मुजरिम भी कहता है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, आप लाइव दिखाएं कौम को, और हम कहते हैं कि जिन्होंने किया उनको खिलाफ कार्रवाई करें। आप जुडिशियल कमीशन मांग रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारे लिए नो गो एरिया बना दिया गया, जो सुन तो नहीं ना, हमारी माँ बहनों बेटियों को मुसल्लत किया गया। आज भी हम कहते हैं 2 जुडिशियल कमीशन बना दें, चलें ना सीटें वापस करें, ठीक, 8 फरवरी का और 9 मई का। चलें, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज एक बात उठाई, पता नहीं मैं आपने सुनी कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात पर बात होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन अब ये पीटीआई ने फैसला करना है कि वो उन्होंने बात किससे करनी है, क्योंकि वो कभी कहते हैं कि इनसे नहीं करनी, कभी कहते हैं करनी है। मुझे ये बताएं कि क्या पीएमएलएन तैयार है किसी भी वक्त, अगर पीटीआई कहती है कि जी ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्योंकि कल भी उनके केपीके के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी जमातों, सियासी लीडर्स को मुज़ाकरात से ही बात आगे लेकर चलनी चाहिए। जी ज़मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात तो ये है कि आपको पता है कि SFIC की जो मीटिंग हुई उसमें बड़ी खुशाइन बात है कि केपी के वज़ीर आला भी वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद उनकी मुलाकातें भी हुई। ये अच्छी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जिस तरह आपने बात की, तो हम तो रोज़े अव्वल से ये कह रहे हैं और तमाम तर हमारे इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि अगर आपने बात करनी है तो आप सियासी जमातों से बात करें और सियासी ही लोगों से बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप जिनका रोल आप माइनस करना चाहते हैं इस पूरे प्रोसेस में, फिर उनसे ही आप बात अगर करना पसंद करेंगे तो फिर सियासी हल तो नहीं निकलेगा। सियासी मामलात का ही हल सियासी ही हल निकलता है। और जहाँ तक अब ये इमरान खान साहब ने भी बात की, आपने देखा होगा कि कुछ अखबारों में ये रिपोर्ट भी हुआ था कि इमरान साहब कहते हैं कि हम अब जो है पाकिस्तान की खातिर तमाम सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार है। तो ये खुशाइन बात है। हमारा तो प्रिंसिपल एक स्टांस रहा है डे 1 से, जब हमने हलफ उठाए और उसके बाद से हम तो दावत दे रहे हैं इनको, हम तो कह रहे हैं कि आप आएँ और जो अगर कोई सियासी डायलॉग है, कोई वे फॉरवर्ड अगर आपने निकालना है तो वो सियासी बातचीत हो के ही सियासी पार्टीज आपस में बैठेंगी। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पे जो है उसको गिराने की कोशिश की जाती है, मतलब जो तजावजात हैं, और फिर सील कर दिया जाता है कि जी कंस्ट्रक्शन बायलॉज जो हैं सीडीए के, उनकी जो है खिलाफ वर्जी हुई भी है।
अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इस तमाम चीज से पहले एक फाइनल नोटिस और भेज देते। और ये पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमारे प्रोग्राम में बैठ के कहा कि हेस्ट जो है ना, ये कभी कभार मामला, जल्दबाजी जो है वो मामला को खराब कर देती है। फिर रऊफ हसन पे अटैक हुआ, हम नहीं कहते कि आपने करवाया है, किसने करवाया। बात यह है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो उन्होंने हरकत की, उनके विजुअल्स भी मौजूद थे, उनको अरेस्ट किया जाता, पकड़ा जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। तो एक माहौल जो बनाना होता है वो भी तो जरूरी है ना। अब सारा अगर बर्डन पीटीआई पे शिफ्ट कर दें कि जी ये नहीं करना चाहते, ये नहीं करना चाहते, तो फिर तो बात गलत हो जाती है। बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि माहौल हुकूमत नहीं बनाना होता है, और हमने तो बारह दफा कोशिश की है कि किसी न किसी स्टेज पे जाके इनको किसी न किसी बात पे हम आमादा करें, और कम से कम डायलॉग की दावत हमने दी। ये शुरू में बड़ा एक रिजिड इनका स्टांस था। आपकी बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि शायद जहां 2020 से मामला चल रहा है तो इनको एक आध मौका और दे दिया जाता, लेकिन इनको 2 हफ्ते का टाइम था। तो देखिए ना, अब आप ये कहते हैं कि क्या रेगुलेटर सीडीए अपना काम ना करे, इनको इतने नोटिसेस गए, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब इनकी पार्टी में वकील भरे हुए हैं और वकीलों की कोई जो है वो फुकदान मौजूद नहीं है। हम आए रोज सीडीए के खिलाफ इंजंक्शंस ऑब्टेन करते हैं, उनकी कोई भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है या कोई हम समझते हैं कि कानून के मुताबिक नहीं है, ये सीडीए बायलॉज के मुताबिक नहीं है, तो उनके नोटिस को हम चैलेंज भी करते हैं। लेकिन इन्होंने तो कहीं भी इस नोटिस को चैलेंज नहीं किया। लेकिन और वो तजावुज़ात थे स्टेट लैंड के ऊपर, और वो स्टेट लैंड के ऊपर जो तजावुज़ात थे तो स्टेट तो अपने रेट को जो है वो मनवाना जानती है और मनवाती भी है। अब जहां तक आपने बात की कि इसका सियासी हल और सियासी वे फॉरवर्ड क्या है, जाहिर बात है अब वो सेक्रेटेरिएट की जहां तक बात है वो बहुत पीछे रह गई है। रऊफ हसन साहब की आपने बात की, तो रऊफ हसन साहब एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और सबसे पहले अगर किसी ने मजम्मत की थी तो मैंने ऑन लाइव टीवी उसकी मजम्मत की थी, और मैंने ये बात हुकूमती प्लेटफॉर्म से भी कहा कि किसी दुश्मन के साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वो भी है। लेकिन जहां तक रऊफ हसन साहब की जो बात है, देखिए लॉ अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है, कानून अपना रास्ता अख्तियार कर रहा है। एक एफआईआर ऑलरेडी हो चुकी है जो कि उनकी तरफ से, ये क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है और वो कहते थे कि मेरा वर्जन रिकॉर्ड नहीं किया गया, और अब गालमन शायद उनकी कोई दरखास्त भी आ चुकी है कि उनके मुताबिक और कोई फर्दर सेक्शंस अगर लगने हैं तो वो भी लगने चाहिए, जो कि कानूनी अमल है, कानूनी रास्ता है, बिल्कुल सही, ठीक फॉरवर्ड है। उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। उसके फास्ट ट्रैक तो नहीं किया जा सकता, हम हमारी तमाम का सिंपैथीज इनके साथ सही, बिल्कुल सही। अब मुझे बताएं शौकत बसरा साहब के आप लोग इस रिटॉरिक से कब पीछे हटेंगे कि जी इनसे क्या मुज़ाकरात करने, इनके पास ताकत नहीं है, ज़मीर हैदर साहब, मतलब ताकि कुछ एक होती है आइस ब्रेकिंग, वो तो शुरू हो कि अच्छा बैरिस्टर साहब तो मेरे भाई हैं, ये खुद फॉर्म 47 वाले हैं, मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज देता हूं। नहीं, ये इंडिपेंडेंट लड़े थे वैसे, आप पूछ लें, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी बात पूरी, और बाद में इन्होंने ज्वाइन किया, मेरी गुजारिश सुन लें। जी जी, इन्हें कहें कि चले मेरा हल्का तो दूर है ना इस्लामाबाद, मैं ये तो ये बिल्कुल हमारे मेरा हल्का तो बावलनगर है ना। हाँ। मैं चैलेंज करता हूँ इजाजुल हक और तीनों जो एमएनए इस्लामाबाद वाले कल फैसल मस्जिद में आ जाएं, कुरान पाक पे हल्फ दे दें, हम अपनी पिटीशन वापस ले लेंगे। क्या बात करते हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं, देखें इस सादगी पे मर ना जाए कोई बैरिस्टर साहब की, मगरमच्छ क्या सुबहाना इसको कहते हैं, खुद ही करते हैं और खुद कहते हैं। देखिए हमें क्या, रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की, उसके स्पोक्स पर्सन है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 4 दिन गुजर गए हैं, किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया कि रऊफ हसन साहब, और बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कहा है कि उन ख्वाजा असराओं ने मेकअप बहुत ज्यादा किया हुआ था, वो पहचाने नहीं जा रहे वो कौन है। अब अंदाजा कीजिए, ये है माइंड सेट। गुजारिश ये है ज़मीर हैदर साहब, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। आप पाकिस्तान में इस वक्त जो इंतशार देख रहे हैं, अब सियासी अफरा तफरी देख रहे हैं, जब खोखली हुकूमतें हों, अवाम जिनके साथ ना हो, और सर मैं देखे ना, इदारे किससे बनते हैं, अवाम से बनते हैं ना। जब अवाम ही आपके पीछे नहीं खड़ी, 1-1 लाख से लोग लोग आ रहे हैं। अभी पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को ले लें, आपने खुद सुना था, उन्होंने कहा एमक्यूएम का कोई बंदा नहीं जीता होगा, सब लोग 10,000 वोट वाले हैं। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम वाले कह रहे हैं ये नहीं जीते हुए। सो इन हालात में अगर इसके बावजूद नहीं मान रहा ना, इसके बावजूद इनको तो 90 सीटें भी बहुत ज्यादा मिली, बावजूद इनके बहुत ज्यादा हारे हुए थे। ये तो हमने आज तक कोर्ट में ना, मुझे वैसे याद नहीं पड़ता जब से होश संभाला है कि किसी ने ये कहा हो कि जी बेहतरीन जबरदस्त इलेक्शन। सर गुजारिश नहीं, आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं रही है। आप ज़मीर हैदर साहब अभी बिल्डिंग की बात की आपने, पूरे पाकिस्तान में, पूरे इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग नजर आई, इन्होंने कई नोटिस भेजे
एक नोटिस साबित कर दे कि हमारे दफ्तर में आओ। चले बात पूरी सुन ले। चले मैं ठीक है, मैं बात आगे चलते सर, बात मुकम्मल कर। बॉल इनकी कोर्ट में है ना, वजीर आजम का इख्तियार है वफाकी सतह पे जुडिशियल कमीशन बनाना। और हम क्या कह रहे हैं, कभी कोई मुजरम और मुलजम भी कहता है, कभी कोई वो कहता है जो हारा हुआ, हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में बना दे, लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं पूरी कौम को। दोनों जुडिशियल कमीशन ये नहीं बनाएंगे, हम बना रहे हैं। हम केपी के अंदर 2 जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं, 9 मई वाला भी और 8 फेब वाला भी, जो हमारी सीटें वहां हमसे चुराई गई हैं। इसी तरह ये बिस्मिल्लाह करें, जो हारी हुई हैं हमारी वज़ीर आला पंजाब की, उन्हें कहें कि उनका इख्तियार है, बना दें पंजाब में जुडिशियल कमीशन, लिखें चीफ जस्टिस साहब को लेटर। और दूसरी बात आपने कही कि अदालतों में जाएं, आपको पता नहीं उन्होंने क्या किया है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज महीना हुआ है, लेटर लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये 7 जजेस लगा दे। वो नहीं लगा रहे, वो कह रहे मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे और नाम भेजें, हम अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे। आज शौकत बसरा को पिटीशन दायर किए हुए, मैं अपनी जात की बात कर लूँ ना, मैं खुद फैक्ट्री हूँ, दायर किए हुए मुझे 1.5 महीना हो गया है, अभी तक कोई बंदा समन नहीं हुआ। गुजारिश है ज़मीर हैदर साहब, आपने अगर आप वे फॉरवर्ड चाहते हैं, हालत यह है कि इन्वेस्टर आपका मुल्क से भाग रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आ रहा। और इन हालात में जब उबर ने काम बंद कर दिया, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी बंद हो रही है, नहीं मैं सिर्फ बात उसी तरफ आना चाह रहा था, हालात किधर लेके जा रहे हैं, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। लेकिन बात यह है कि अभी महंगाई में कमी वाकया होना शुरू हो गई पंजाब में। कहां पे? पंजाब में काफी आपका किसान ज़लीलो रुस्वा हो गया है, उसकी कमर टूट गई। क्या बात करते हैं, मेरे तो खुदा की कसम बात केपी के सर आनिए ना वहां पे खरीदने अच्छा के लिए अच्छा रेट दे रहे हैं, यानी कि पंजाब ने 3900 रुपए रेट मुकर रखी, उन्होंने गंदम नहीं ली। हमारी हुकूमत केपी में ये काम कर रही है, इससे बड़ा कोई इनके ऊपर सवालिया निशान उठ सकता है? और आप कह रहे हैं महंगाई कम हो रही है। ज़मीर हैदर साहब मुझे अच्छा चलें बाकी बातें छोड़ें। अच्छा ये जो दुबई लीक्स आया था 11 अरब डॉलर, उसकी तहकीक कौन करेगा? ये 85 अरब का डाका पड़ा है, दुबई हुकूमत करेगी ना। किसको कौन करेगी? दुबई हुकूमत। अच्छा तुसी कहते हो अच्छा पीटीआई का एक बंदा भी, एक बंदा बताएं, एक बंदा बताएं। मैं तो कहता हूं भाईजान निकाले ना, खुदा का। और बात सुने, ज़मीर हैदर साहब मैं यही कहता हूं, उधर अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं ज़मीर हैदर साहब, लंदन में जाके अपार्टमेंट, तो दुबई पाकिस्तान का मसला ये है ना करें इस तरह। भाईजान मेरा चैलेंज है, सर नाम ना करें, अच्छा छोड़े ना, अच्छी बात नहीं है ना, नाम आपने तो नाम ले दिया। लेकिन ज़मीर हैदर साहब मैं फिर कह रहा हूं, करप्शन खा हमारी पार्टी में करप्ट आदमी हो या उधर हो, जब तक आप करप्शन पे आपकी जीरो टॉलरेंस नहीं होगी, मसला क्या है? किस तरह आप करेंगे एहतसाब किसी का? बैरिस्टर साहब को मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, अच्छे आदमी है, सॉफ्ट स्पोकन है और लॉ नोइंग है। भाईजान रुकावट क्या है? बैरिस्टर साहब मुझे ये बता दें, क्या वे फॉरवर्ड चाहते हैं ना? क्या आज आपका राना सनाउल्लाह हो, मियां नवाज शरीफ हो, आप कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, आपने 200 मुकदमा दर्ज कर लिया खान के खिलाफ, निकाह पे आप सजा दे रहे हैं, और अभी भी पंजाब हुकूमत ने क्या किया है, वो कहते हैं हम नए मुकदमा। अच्छा चलें, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या बजट के बाद जो है वो खौफनाक किस्म की कोई तहरीक चलाने का इरादा है? सर हम तो साफ सी बात है, हर ऑप्शन इख्तियार करेंगे। हम लोग पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट में सिर्फ रहे ना, पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की शराइत पे चलेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की बात भी सुन लें। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, जो रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में चाहता है। हम क्या चाहते हैं? हम कोई डील नहीं चाहते, हम डायलॉग चाहते हैं। किसके लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए। आए हमारे साथ बैठे, जो आइन के अंदर जिस इदारे का रोल है वो इदारा उस इदारे में रोल में वापस चला जाए। और दूसरी बात मैं आपको खबर दे दूं, जो हालात खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ये जो बजट पेश करने के बाद मुझे ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने जा रही है, क्योंकि उसकी वजह, ये बड़ी बात है। वजह क्यों कह रहा हूं, बैरिस्टर साहब को भी जरा शामिल कर लेना। बैरिस्टर साहब, यकीनन IMF का डिक्टेटेड बजट, जिसमें बहुत बेचैनी भी पाई गई, गुज़िश्ता रोज जो इजलास हुआ उसमें कहा गया कि कुछ ऐसी शराइत हैं जिनसे हम इत्तफाक नहीं करते IMF की तरफ से जो हैं, लेकिन फिर भी बहुत सख्त बजट होगा। और आपको मालूम है बजट के बाद एक अवाम का एक टेम्परेचर, गुस्सा भी होगा, और फिर अगर ये जमातें हैं उनको निकालने में कामयाब हो जाती हैं तो परेशानी तो होगी। यहां आपका क्या ख्याल है कि कोई परेशानी नहीं होगी? ज़मीर साहब, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पे जरूर कमेंट करूंगा, मेरे भाई हैं शौकत बसरा साहब, लेकिन इनको देखें, थोड़ी सी रियलाइजेशन ये भी होनी चाहिए कि 2018 के टाइम की अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दे, तो आपको तो पीपल्स पार्टी ने दावत दी थी। आप आज अगर हुकूमत का हिस्सा होते या हुकूमत की जो बड़ी जमात है वो होते, तो फिर आपके लिए शायद ये प्रॉब्लम्स ना होते उस टाइम, अगर आपने रिफ्यूज कर दिया हुकूमत चलाने से। क्योंकि पार्लियामान में तो यही आप क्लेम करते हैं ना कि हम सबसे ज्यादा जो अक्सरियत की जमात है वो हम हैं, और पीपल्स पार्टी ने उस टाइम दावत दी। शायद आपके तमाम तर सवालों का जवाब जो है उस चीज में ही मिल जाता अगर आप हुकूमत बना लेते।
वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत महमूद बसरा साहब, आपने बैरिस्टर साहब की बात सुन ली, वो यकीनन उस तरफ जा रहे थे। ये जो मामलात हैं, अब क्या बनेगा क्या? सर देखिए, मैं फिर आपको ज़मीर हैदर से गुजारिश, मैं वो देख रहा था एक बात और, हाँ, एहसन इकबाल साहब ने भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि जिद और अना के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, एग्री करता हूँ आपकी बात के साथ। बात सिर्फ ये है कि एहसन इकबाल साहब का आपने नाम लिया, हमें तो एक एक बंदे का पता है कि कौन फॉर्म 47 लेकर आया हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? बस प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? तो ने फैसला करना है। अब आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट फैसला करेगी? ज़मीर हैदर साहब, अच्छा नहीं, अब आप चाहते हैं कि हर कोई इतना मॉरल ग्राउंड पे आकर के जी सॉरी मैं तो मेंबर नहीं बना। पाकिस्तान में होता पता क्या था, कोई 10%, 5%, 15% धांधली हो जाती थी इलेक्शन के अंदर। इस दफा तो पूरे, अभी ये कह रहे थे ना कि ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाते, हमें तो किसी जमात की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो अवाम ने 2/3 मेजोरिटी दी थी। 2/3 मेजोरिटी थी, पंजाब के अंदर भी, मरकज में भी, सिंध में भी हमें सीटें छीनी गई। आप केपी की बात कर रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, केपी के अंदर इनका इल्जाम है कि हमारी सीटें छीनी गई हैं। इनसे पूछे इन्होंने कितनी पिटीशंस दाखिल की हैं पूरे पाकिस्तान में। किसी जमात ने सिवाय तहरीक इंसाफ के किसी जमात ने कोई पिटीशन दाखिल नहीं की। अब आगे सुन लेना, मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे तो उनको शायद मुझे याद है मियां नवाज शरीफ साहब थे कोई जेयूआईएफ के, उन्होंने कहा था कि भाई ना सर जी, मियां नवाज शरीफ वाले आपने फॉर्म 45 जब अपलोड किए गए थे ईसीपी ने, वो आपने देख लिए थे ना कि डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पे 1300 ले रही हैं, ये 30 ले रहे हैं, उनके काट के वोट उधर कर दिए। देखें ज़मीर हैदर से मैं फिर कह रहा हूँ, चलें वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। आपने हर तरह का जबर जुल्म करके देख लिया। हमेशा पाकिस्तान की सियासत क्या होती थी, जब लोगों को पता चल जाता था ना, ये कहा जा रहा था साड़ी गाल हो गई है, जबर जुल्म करके देख लिया। अब ये करें कि मैंडेट आपका वापस कर दें। अच्छा, तरीका कर क्या है, मैं फिर कहता हूँ कि अभी भी जो इंतकामी सियासत हो रही है कि 9 मई तो चला गया ना, आज बताइए कि हम जब रैली निकालते हैं, हम पुरअमन जलसा करने की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं हमें इजाज़त दी जाती? क्यों हमारे लोगों को आज भी पकड़ा जाता है इसके अंदर दहशतगर्दी? कल आमिर मुगल साहब बिल्डिंग में जब इन्होंने धावा बोला, उनके ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया। देखें, आपको वे फॉरवर्ड कार्य सरकार में मुदाखलत, कार्य सरकार में, चल मान ली फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, तो वो दहशतगर्दी कहाँ पे आ गई? उनके हाथ में बंदूक भी दिखा दी। मैं फिर आपको बाबर कहना है, 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। आप देख लें कि जब हमें हमारा लीडर अंदर हमारा निशान छीन लिया गया, इसके बावजूद ज़मीर हैदर साहब लोगों ने, यकीन मानिएगा, मैं फिर आपको चलें ये रिपीटिशन, अब आगे बताएं कि क्या इस वक्त अगर चीजें बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, इन्वेस्टमेंट, यूएई $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है, ठीक है, और ये एमओयूज नहीं होंगे। अच्छा, मेरी आंख एमओयूज नहीं होंगे सर, ना एक मिनट देखिए ना, जब एक मुल्क का सरबराह खुद कह रहा है कि जी हम आ रहे हैं आपके मुल्क में सरमायाकारी करने, तो चले मान लेना, 76 साल मान ले, उसके लिए माहौल रखें। माहौल अगर उसी तरह का खराब हो गया और सड़कों पे और आवाम सड़कों पे हुई, तो मुझे बताएं कि लोकल इन्वेस्टर भी भाग जाएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जब गैर यकीनी की कैफियत होगी, सियासी इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी, कहां से कोई कारोबारी बंदा बहुत कैलकुलेटेड होता है। मैं सिर्फ इन भाइयों से ये पूछता हूं, 76 साल तो ये सुनते आ रहे हैं, अब ये इन्वेस्टमेंट आ जानी है, अब गरीब की किस्मत बदल जानी है। गरीब की किस्मत तो नहीं बदली, ये पैसा पाकिस्तान में ले आए, आपको किसी कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं है। ओवरसीज इन पे इत्माद नहीं कर रहा, उनको पता है कि ये सारा पैसा खा जाएंगे। अभी बार बार हम ये कह रहे हैं कि जब तक अवाम का इत्माद ना हो किसी हुकूमत पे, इन्वेस्टर का इत्माद ना हो, आप किस तरह वे फॉरवर्ड लेके जाएंगे? हम तो ये तो एक मतलब क्या मफरूजा है ना कि जी खा जाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए, वो जिनका खाएंगे वो खुद पूछ लेंगे ना, इस तरह तो नहीं कर सकते ना कि जी आप ना आना आपका पैसा खा जाएंगे। हम कब कह रहे हैं? नहीं, तो आप माहौल तो वही, माहौल ये है, लोग बड़े सियाने ने, कोई पैसा अपना फेंकता नहीं होता। इन्वेस्टर पहले ये देखता है कि मेरा इसमें गरीब आदमी सुबह मजदूरी के लिए निकलेगा, एक मिनट सुन लेना, मजदूरी के लिए निकलेगा, आप सड़कों पे होंगे, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, आप उसके घर का एक वक्त का चूल्हा भी नहीं चलने देंगे। मुझे ये बताएं, 76 साल तो उसी सड़कों पे हैं। नहीं तुसी नहीं हो, तुसी नहीं हो, लेकिन मेरी बात सुनो, देखो ना, एक पॉइंट है ना, ऐसे ना करें, गुजारिश सिर्फ इतनी है। बैरिस्टर साहब आपको बात बताऊं, ये आने वाले 2-3 महीने बहुत सख्त आने वाले हैं। अभी भी अगर आप साफियों को बंद करके और दावे करके आप जजेस को डरा कर हमें डरा कर आप सवाल कर लें, इनके सवाल का जवाब दे दें। नहीं, आप दे दें, नहीं आप जवाब दे दें। असि तो उन्होंने कहने कि अल्लाह का नाम मनो, हुकूमत छड्डो, तो उन्होंने कर दो जो आवाम दे। बैरिस्टर साहब, मैं एक्चुअली किसी और टॉपिक की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन चले आप पहले जवाब दे दें। मैं जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करने के लिए आ नहीं रहा। देखिए, ये बिल्कुल ही
झूठ पे मबनी बात है? क्या यहाँ पे $5 मिलियन की नहीं आएगी, सॉरी $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी नहीं आएगी? क्या $10 बिलियन अभी यूएई ने कमिट किया वो नहीं आएगी? क्या सीपेक के ऊपर जो चाइनीज सेकंड फेज पे लेके जा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो सीपेक के अम्ब्रेला के अंदर है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, क्या वो नहीं आएगी? क्या आज आएगी आई कितनी है हमें ये बताएं, कितनी आई है? अच्छा चले, कतर और कुवैत के एम्बेसडर्स आज मिले हैं वजीर 70 अरब अमेरिका दे, 70 अरब लंदन दे, वो फिर साड़ी आग खुल जाएगी। शौकत बसर साहब क्रॉस टॉक करेंगे ना, उनकी आवाज खराब हो जाती है। वो आए तो अब ये बातें, तो ये बिल्कुल बात ठीक है इनकी कि अगले 2-3 महीने मुश्किल हैं। एक बजट की वजह से मुश्किल है, दूसरा हमारी इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा होंगी और पाकिस्तान में जितने भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी आमदोरफ्त बहुत ज्यादा होगी, और उससे तकलीफ किसको होगी? सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को तकलीफ होगी कि इनका बयानिया अगर एक दफा इकोनॉमी अपनी पटरी पे चढ़ गई तो इनका जो एक झूठ पे मबनी बयानिया है वो जमीन बोस हो जाएगा। अवाम इनके बयानिए से कोई सरोकार नहीं रखेगी। अवाम ने अपना बेनिफिट और अपनी जो इंटरेस्ट है वो देखना है कि भाई हमारा रोटी भी सस्ती कर रहे हैं, कपड़ा भी सस्ता कर रहे हैं, मुर्गी भी सस्ती हो रही है, प्याज भी सस्ता हो रहा है, और बाकी आटा भी सस्ता हो रहा है, और घी भी है, और जितनी शाय खुर्दनोश की चीजें हैं जमीर साहब वो सस्ती हो रही है। इन्फ्लेशन अभी फिल वक्त 15% पे इस महीने 17.5% पे आ गया है फ्रॉम 28-29 टू, वो मैं मानता हूं, लेकिन 15 पे नहीं आया। लेकिन पॉइंट अच्छा नहीं, अब एक बात है कि आज भी वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद गया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप लोग जल्द अज जल्द हमारे साथ शामिल हो जाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से आज उन्होंने भी इस हवाले से एक बात की, मैं चाहूंगा वो भी जरा सुन लें तो फिर मुझे उसका भी जवाब दें। जी, आपको ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, हम हुकूमत के साथ हैं, मगर मैंने आपको कहा था कि हमारा जो इशू जो है पीपल्स पार्टी का, वो ग्रीवेंसेस कुछ दोस्तों के, वर्कर्स के, पार्टी के पंजाब में है। पंजाब में हमारे पास स्पेस कम है और उसके लिए कमेटी बना दी गई है और कमेटी नेगोशिएट कर रही है विद द गवर्नमेंट, और अगर उसके नताइज बेहतर होंगे तो वो शामिल होंगे। जी बैरिस्टर साहब, मुझे बताएं कि क्या है, कोई मामलात हैं कोई? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि PMLN डेस्परेट है। वो कह रहे प्रॉपर स्पेस अगर मिले तो मुझे तो ये देखे ना, ये इसकी कौन तशरीह करेगा कि प्रॉपर स्पेस का क्या मतलब है? कोई इनकी पसंद की जो है पंजाब में ये चाहते हैं कि कैबिनेट की पोजीशंस हैं वो दी जाएं। जहां तक बात है कि ये पंजाब हुकूमत का मामला है और पंजाब हुकूमत ऑब्वियसली देखेगी कि हम अपने एलाइज के साथ और कितना जो है आगे हमें जाना चाहिए कैबिनेट पोजीशंस पे या दीगर बाकी चीजें, क्योंकि गवर्नर की पोजीशन थी वो इन प्रिंसिपल डिसाइड हुआ, वो पीपल्स पार्टी के ही कैंडिडेट को मिली और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने उस पर हलफ उठाया। जहां पे वफाक की बात है तो वजीर आजम साहब ने भी ये ऑब्वियसली ख्वाहिश का इजहार किया और ये कहा कि हम चाहते हैं कि आप तमाम तर जिम्मेदारियां, आप हमारे इत्तेहादी तो हैं लेकिन दीगर इत्तेहादियों की तरह आप कैबिनेट में भी आए, क्योंकि ये जिम्मेदारी अक्रॉस द बोर्ड डिवाइड होनी चाहिए। और ये खाली ये नहीं कि हमें वजीर आजम की वोट दे दी और फिर उससे बरी जमा हो गया, ये मामला इस तरह नहीं है, क्योंकि की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपके पास हैं और उस पर फिर जो पीपल्स पार्टी का वफद था उन्होंने कहा कि ये फैसला जो हतमी है ये हमारे चेयरमैन और को चेयरमैन डिसाइड करेंगे। गो कि मैं समझता हूँ कि बजट के बाद इसकी बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता, ये ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कैबिनेट का हिस्सा हो सकती है कुछ सर्टन मिनिस्ट्रीज के ऊपर, जो शायद अभी कुछ डिस्कशंस भी चल रही है लेकिन उसमें हतमी कोई बात नहीं हुई। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, शौकत बैरिस्टर साहब ये सुनिएगा, फिर आपका भी कमेंट चाहिए होगा मुझे। गवर्नर जो हैं हमारे पंजाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी एक स्टेटमेंट में आज देख रहा था, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई वजीर आजम, साहबजादी वजीर आला, तो अब मतलब रोना धोना किस बात का, बेबसी मजबूरी किस बात की? और दूसरा अब कहा यह जा रहा है कि जो यौम तकबीर 28 तारीख को वो फिर शायद दोबारा, तो ये क्यों नहीं बस अब छोड़ देते, पीछे रहे हैं कि मतलब वो अब वो तंदूरों पे भी गए, ठीक है, अवाम के लिए निकल रहे हैं ना, अवाम के लिए निकलें, अवाम के लिए काम करें। अब ये एक चीज
ड्रम बीट जो है ये कब तक रहेगी कि जी ये हो गया, मुझे क्यों निकाला, ज्यादती हुई, तुम जवाब दो, तुम जवाब दो? अवाम की ही बात उन्होंने की है और अवाम के सामने हकाइक रखे हैं। जो 28 मई की हमारी यौम तकबीर के हवाले से और फिर हमारी पार्टी के जो सदारत का मामला है, वो डेफिनेटली मैं भी उस इवेंट पे हूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर अकील की तरफ मैं जाता हूं। बसरा साहब, एक तो आप बात भी मुकम्मल कर लें और दूसरा ये कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामला किस हद तक कहां तक चल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी कोई उनको भी, और मुझे देखें, मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन खबरें चलती हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आकर जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब उनके पास आ जाएं तो वो सौब अच्छा, हो पहली जाएगी। बात तो और कोई राब्ता भी हुआ है मौलाना साहब के साथ हमारा कोई इंतखाबी या सियासी या गवर्नमेंट का कोई इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। भाई दो ही वन पॉइंट एजेंडा है सर, वन पॉइंट एजेंडा है। उनके भी यही रिजर्वेशंस हैं कि ये असम्बलियां अरबों रुपए में खरीदी गई हैं, आप उनके बयान टीवी पे नहीं चला सकते। वो हमारा भी यही इशू है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला हुआ है। हम लोग सिर्फ ये कि रूल ऑफ लॉ के लिए, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तो इन्हीं बातों पर स्टैंड ले रहे हैं, इन्हीं बातों पर स्टैंड ले रहे हैं। तो फिर कल अगर मामला, क्योंकि राब्ता हुआ है कोई किनका, मियां नवाज शरीफ साहब का, तो हो जाए। देखें, हमारा भी राब्ता हुआ है, हमारे साथ उनकी यही गुफ्तगू चल रही है और हमने यही कहा है जमात इस्लामी के साथ। जमात इस्लामी ने तो अनाउंस कर दिया कि हम तहरीक में आपके साथ नहीं हैं। 6 पार्टियां जिनका हमने तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान का जो इत्तेहाद बनाया है, जो लीड कर रहे हैं, उस पर भी क्या हम क्या कह रहे हैं, अगर डील करनी हो या हमने इनकी तरह चोर दरवाजे जो हारे हुए हैं उनकी तरह हुकूमतें लेनी हो, हमें तो मैं बार बार कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी पहले दिन प्राइम मिनिस्टर खान साहब को बनानी गई थी, लेकिन क्यों? अगर क्या खान साहब इसलिए जेल काट रहे हैं? क्या खान साहब तो वो तो मेरे आने वाले बच्चों की नस्ल की जंग लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, यहाँ पे तमाम लोग ताकतवर हो, सब कानून के सामने सामने एक हों। यहाँ पे जजेस अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम किस बात की मूली हैं? तो ज़मीर हैदर साहब, मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, हमारे साथ मौलाना साहब का वन पॉइंट एजेंडा है कि हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो आईने पाकिस्तान है उसके ताबे जो रोल है स्टैब्लिशमेंट का, जो रोल है अदलिया का, जो रोल है एग्जीक्यूटिव का, पार्लियामेंट का, सब जब तक अपने रोल की तरफ नहीं जाएंगे। आज 76 साल हो गए हम उसी कुएं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उसी कुएं से पानी निकाली जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर अब थोड़ा सा, फिर अगर रिवाइंड ही करना है थोड़ा सा टाइम को, तो रिवाइंड करते हैं, पीछे चलते हैं। 2014 में क्या था, किसकी शय पे आ रहे थे इमरान खान साहब, एक बात। फिर 2018 में किसकी शय पे कभी नथिंग डूइंग। मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। उस वक्त तो सही था। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन्हीं चीजों पे कि जी ये तो उनके साथ मुज़ाकरात करके पावर में आ जाते हैं, और फिर अब ये वो जो उस वक्त गलत था आज कैसे सही है, और जो आज गलत है वो उस दिन कैसे सही? सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फिर मैं कह रहा हूं, बेशक ये जाली हुकूमत और फॉर्म 47 की है, इन्हें कहें बिस्मिल्लाह करें, 2014 के धरनों से कमीशन बना दें। हमने कुछ गलत किया है तो हमारे खाते में डालें कि ये आपने गलत किया था। 2014 का बनाना है, 2018 का बनाना है। और ये तो कहते थे ना, अभी भी कहते हैं, आपको याद है, $250 अरब अगर निकल आया आपके खिलाफ, भाईजान जी चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपना दौरा मंसूख किया, इतनी इन्वेस्टमेंट आनी थी। ज़मीर हैदर साहब, तो वो बहुत सारे सवाल आ ज़मीर हैदर साहब, काजी फाइज साहब के मतलब हमारी रिजर्वेशंस है ना, इसके बावजूद हम कहते हैं कि काजी फाइज साहब की सरबराही में फुल कोर्ट कमीशन बना दें 2014 से। और दूसरी बात अकील, नहीं, ये एक फिक्रा, अकील भाई को एक फिक्रा कहना है, एक फिक्रा कहना है। अकील भाई, आप कहते थे कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ये लेकर आए हैं, हिम्मत करें उनको बुलाएं। आपके साथी ने कहा तुझे उन्होंने अर्दली नहीं बुला सकते, बुलाएं उनको, बनाएं कमीशन। ये तो कोई बात नहीं। हाँ, बनाएं कमीशन। बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये भी तो स्ट्रेंज बेड फेलोज होंगे, जिस तरह आपको कहा जा रहा था कि पीडीएम की हुकूमत स्ट्रेंज बेड फेलोज की है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, तो ये भी तो फिर उसी किस्म की होगी। ज़मीर साहब, ये तो स्ट्रेंजेस्ट बेड फेलोज हैं, और इस तरह का जो है वो तो कभी देखने को ही नहीं मिला। मतलब जो मौलाना साहब ने इनकी पार्टी के बारे में बातें की, और उसके अलावा जो ये कहते रहे मौलाना साहब के खिलाफ, जो जबान उन्होंने इस्तेमाल की, मैं तो वो शायद आपके इस टीवी प्रोग्राम पे भी ना कह सकूं। और अब जो है वो अपना इल्हा करने के
तरफ बात की जाती है, लेकिन इनका कोई इलाक होना नहीं है। वजह यह है कि मौलाना साहब को रिजर्वेशन है इनकी सीट पे, जो केपी हुकूमत जिस तरह फॉर्मेशन उसकी हुई है, इनके अपने वजीर आला से सवाल किया कि मौलाना साहब के साथ आपका इलाक हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी ये उनसे बात करें, जो बातें करें मेरे से ना पूछे फजूल के सवाल। तो ये बातें तो ये इस तरह कर रहे हैं, इनका सीरियसनेस लेवल ही नहीं है, किसी बात पे यकीन नहीं होंगे। ये कहते हैं 2014 से बना दें, तो 2014 नहीं, उससे भी पहले मैं तो कहता हूँ शुरू करें 2011 से, 2014 फॉरेन 2011 से मीनारे पाकिस्तान के जलसे से वहां से शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, बैरिस्टर साहब के क्या वाकई कोई मौलाना फजल रहमान साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का राब्ता हुआ है? ये आज तक प्रूव नहीं कर सके। इनकी जमात की फॉरेन फंडिंग जो आती रही है, वो अभी भी उसको ये डिफेंड नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह करें, जुडिशियल कमीशन बनाएं। चले, मुझे बताएं बैरिस्टर साहब, कोई मुलाकात हुई है या कोई राब्ता हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान? आपको याद होगा कि इलेक्शन के फौरी बाद ही, और जब हलफ उठाए गए उसके फौरी बाद ही मौलाना साहब से बेशतर मुलाकात में मौलाना साहब को उस टाइम भी हमने दावत दी और मौलाना साहब ने उस टाइम एब्सटेन किया। सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, लेकिन ज़मीर साहब हमारी उनसे अभी भी बातें चल रही हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज फैदम करना या उनके लिए ग्रास्प करना एक बहुत मुश्किल बात होगी कि वो पीटीआई के साथ जाके बैठे, जिसको मतलब कल तक उनके बारे में जो बातें करती रहे जो जमात और इमरान खान सिंह। आप लोगों की क्या बातचीत चल रही है? आपकी JUIF के साथ क्या बातचीत चल रही है? देखिए, अब सारी बातें ना पूछा करें ज़मीर साहब। चलें, सारी नहीं पूछ रहे, थोड़ी सी पूछ रहा हूं, वो बता दें। देखिए, हमारी उनके साथ इन प्रिंसिपल बात चल रही है, बाकी मामला पे, कैबिनेट के मामला पे भी चल रही है, उनको हमने दावत दी भी है। ऑब्वियसली मामला अंडर कंसिडरेशन है। जिस तरह उन्होंने कहा कि थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है पीटीआई की तरफ से, लेकिन बात इनकी बनने वाली नहीं है। और मैं ये आपके प्रोग्राम में आज कह रहा हूं कि मौलाना पीटीआई के साथ या इनके इस इत्तेहाद, जो कि बड़ा अननेचुरल इत्तेहाद है, इस इत्तेहाद के साथ वो कभी भी नहीं बैठेंगे। और वो आप देखेंगे कि राइट आफ्टर द बजट जो है, मौलाना साहब हमारे साथ हमारे इत्तेहादी होंगे। आपका कहने का मतलब है कि बजट के बाद जब पीपल्स पार्टी आपके साथ शमूलियत इख्तियार कर रही होगी बाकायदा काबीना में आने के लिए, उसी दौरान शायद मौलाना फजल रहमान साहब के भी लोग आपके साथ आकर बैठ जाएं? इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। नहीं तो फिर बताएं ना कि फॉर्मूला क्या है, किस लेवल पे? क्या बलोचिस्तान में कुछ और मजीद शेयर मिलेगा? केपी में तो अब कुछ भी नहीं रहा, केपी में तो गवर्नर भी आपने पीपल्स पार्टी का लगा दिया। अब तो फार्मूला लुट्टो और फुट्टो वाला है। और क्या है, तू वजीर आज़म ले लिया तो फलां ले लिया, और क्या? थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं एक दो इश्यूज पे, वो पीपल्स पार्टी और हम मिलके जब ऑब्वियसली उनसे बात जो है हतमी बात पे पहुंचेंगे तो तभी हो सकता है। लेकिन फिल वक्त हमारी तरफ से नून लीग से तो भरपूर कोशिश है, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो हरकत और होना, आगे पेशरफ्त होनी है, और उस पर फिर जो है इंशाल्लाह। जरदारी साहब तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं मौलाना साहब के साथ। वो तो चले गए तो वो सेनेट में वोट भी दिए, सेनेट में वोट दिए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। मतलब वो तो गिलानी साहब के बड़े खास ताल्लुकात हैं। वो दूर हो जाएंगे और वो मौलाना साहब की रिजर्वेशन दूर हो जाएंगी। आप देखिएगा बजट के बाद यकसा माहौल, एक तब्दीली उसमें आप देखेंगे। और है कि ये इस किस्म की सियासत जो एक मखसूस सियासी जमात कर रही है, इसका बयानिया बुलडोज हो जाएगा, इसके बारे से हवा निकल जाएगी। अच्छा, यानी कि आपको इस बात से साहब मैं खबर दूं, पीपल्स पार्टी तो इनको ज्वाइन करने वाली है। मौलाना साहब देखिए, हमारा फिर कह रहा हूँ कि मौलाना साहब के साथ 1 पॉइंट एजेंडे में बातचीत चल रही है कि ये जो जा सकते हैं हमें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या पीडीएम पहले इकट्ठी नहीं थी 16 महीने, उसके बाद इन्होंने 1 साल सारा कुछ करके इलेक्शन करवाया ना? जब अवाम इनके साथ नहीं होगी, चट्टा साहब हम दो कहते तो हम अच्छे ये बात आपको कहते कि कुरान से अलग दे दे। भाईजान लियाकत चट्टा साहब किधर हैं? लियाकत चट्टा पूरी डिवीजन आ रहे हुए हैं। मैं तक कोई मुख्तसर सवाल, अगर मियां नवाज शरीफ हार गया है, मरियम बीबी हार गई, में जीता कौन है? मत कहें कि आप ये कर लें या वो कर लें, मतलब थोड़ा सा कौम को गुमराह मत करें। ये तो अब एक मेरे भाई हैं, माजरत से बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बिल्कुल देखें, एक कुछ भी हो जाए, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कुछ भी हो जाए, हमारी दुआ यह है कि पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए बेहतरी होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।